हेलो बच्चों, आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट का लेसन नंबर 2 गॉस थ्योरम और उसके अनुप्रयोग। आज हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चंस देखेंगे और ये एक तरह से सीरीज चल रही है हमारी कि पूरी फिजिक्स हम लोग रिवाइज करेंगे और एक लेसन एक वीडियो में ख़त्म करने का वादा है। विद इन 1 आवर, 1 घंटे में एक लेसन ख़त्म कर देंगे और केवल ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे, कोई बकवास नहीं करनी, केवल ऐसे क्वेश्चंस की बात होनी है उसमें जो बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि लेसन है गॉस नियम, गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय और विद्युत फ्लक्स। तो जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो पहला क्वेश्चन है यह है विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी विद्युत क्षेत्र या किसी विद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये डिफिनीशन आपको बुक में भी मिल जाएगी, बट कुछ इसको अच्छे तरीके से अगर हम समझें तो इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो कोई एक विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को हम ऐसे दर्शा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र है, ठीक। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र हो गया। और विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। और विद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू आवेश से निकलती हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है। इसको मैं डीप में थोड़ा अच्छे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो घुमा के पूछते हैं, तो इसलिए वो कैसे भी पूछे हमको वहाँ छोड़ के नहीं आना है, ठीक। तो मान लो प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण विद्युत बल रेखा निकल रही है और इस विद्युत बल रेखाओं के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, ये है, और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ए मान लेते हैं। इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ए है। तो इस पृष्ठ के क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ये अदिश गुणन है, ठीक। अब यहां पर मैंने परिभाषा में क्या कहा? परिभाषा में मैंने कहा है कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप एक क्षेत्रफल से गुजरने वाले, तो क्षेत्रफल तो हो गया, लेकिन विद्युत बल रेखाओं को मैंने ई से क्यों दर्शाया? क्योंकि ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और विद्युत क्षेत्र किसके कारण होता है? विद्युत बल रेखाओं के कारण होता है। विद्युत बल रेखाओं के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है, राइट। तो विद्युत बल रेखाओं को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आराम से कह सकते हैं। तो ई हमारा वेक्टर है और ए हमारा क्या है? वेक्टर है। गॉट इट? इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। दोनों सदिश राशियां, सदिश राशियों का अदिश गुणन। तो सदिश राशियों का अदिश गुणन हमको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा हो जाना है। ओके, इतनी भी बात क्लियर है। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारा ये हमारा क्षेत्रफल है, ठीक, और इसके बीच क्षेत्र एक एकांक क्षेत्रफल से विद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं। तो यहां पे एक हम बात और कर देते हैं कि इसमें जब हम पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सदिश होना चाहिए, ठीक है। मैंने यहां पर ए को वेक्टर क्यों लिखा है? क्योंकि इसमें हम क्षेत्रफल को सदिश मानेंगे। और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, या फिर वेक्टर सदिश, क्षेत्रफल सदिश या फिर क्षेत्रफलीय वेक्टर क्या होता है? जब किसी भी क्षेत्रफल को या फिर किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल को सदिश रूप में दर्शाना होता है तो उसको पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर दर्शाया जाता है, और जो क्षेत्रफल वेक्टर का मान होता है वो उसके परिमाण और उसके एकांक वेक्टर के गुणन के बराबर होता है, ठीक। क्षेत्रफलीय वेक्टर के क्या होता है? क्षेत्रफलीय वेक्टर पृष्ठ के क्षेत्रफल या फिर पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है और उसका परिमाण, उसका मान, उसके परिमाण और उसके एकांक वेक्टर या एकांक सदिश के अदिश गुणन के बराबर होता है, या एकांक सदिश के गुणन के बराबर होता है, ठीक है। ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर हम इसी में ये मान लें कि इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, ये मान लो छोटा सा हमारा कोई पृष्ठ है, ये बात क्लियर हो गई होगी आई थिंक, ठीक है। यहाँ पर ई ए मैंने क्यों किया है? क्योंकि ए वेक्टर ये है और ई वेक्टर इसका क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल से गुजरने वाले बल रेखा है, ठीक। अब यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पार्ट लिया है और इसका क्षेत्रफल कितना है?
अब हमको क्षेत्रफल कैसे दर्शाना है? सदिश रूप में, मतलब कि इसको हम दर्शाएंगे डी ए वेक्टर के रूप में, ठीक, और इसका क्षेत्रफल वेक्टर इधर अभिलंबोत बाहर की ओर। अब यहाँ पर जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर मान लो ये है। अब जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर जगह समान होगी, क्योंकि वैद्युत बल रेखाओं का वितरण क्या है? समान है हर जगह पर, ठीक। तब यहां पर एक बिंदु P मानते हैं, और P से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं या फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसकी दिशा इधर है और इसका क्षेत्रफल वेक्टर इस तरफ है। दोनों के बीच एंगल जो है वो थीटा हम मान के चलते हैं। तो इस तरह से भी हम फाई ई यहां से अगर निकाले, अभी देखिए, अभी संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना था तो फाई ई मैंने लिखा। अब अगर मैं छोटे से पार्ट के लिए निकालूंगा तो डी फाई ई लिखूंगा, और इसको क्या लिखना होगा? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, राइट। ये होता है ऑप्शन में। अगर आप चाहें तो एक्सपेंड करके इसको लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। यहीं से आप सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक। मैंने इसको देखिए, ये चीजें अभी हमको आगे डेरिवेशन में काम आएंगी, इसलिए मैं इसको बता दे रहा हूं। अब यहां पर हमको क्या चाहिए? हमको, मैंने माना कि इतने में आ गया, ठीक है। ये छोटे से पार्ट के लिए है, तो डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, इतनी बात हो गई, ठीक। अब हमको, अब ये तो एक मेरा छोटे से पार्ट के लिए हो गया, लेकिन अगर छोटे से पार्ट के हिसाब से, अगर इस छोटे से पार्ट के जो है रिलेशन में, या फिर इसके कारण इसकी सहायता लेकर मैं पूरे संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना चाहूँ, तो इसका क्या कर देना? समाकलन करें। मैंने माना कि ये पूरा पृष्ठ जो है ये छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटा हुआ है, तो इसका मैं संपूर्ण समाकलन कर देता हूँ, ठीक। फाई ई का समाकलन कर देंगे, डी फाई ई का समाकलन कर देंगे। यहाँ पर डी क्या दिखाता है? डी मतलब होता है छोटा सा पार्ट। तो इस छोटे से पार्ट के लिए मैंने माना डी है, छोटे से पार्ट के लिए जो फाई ई है वो डी फाई ई हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसका भी पूरे का समाकलन कर देंगे, ई डी ए कॉस थीटा। लेकिन समाकलन उसी का होता है जिसके साथ में डी होता है, तो डी ए का, यहाँ ए का समाकलन होगा, डी ए का समाकलन होगा, और फाई ई का समाकलन होगा। यहाँ से ई कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। देन इसका जब समाकलन होता है, देखिए समाकलन का मतलब होता है टोटल मान। तो डी फाई ई का जब समाकलन करेंगे, या फिर डी एक्स का समाकलन करेंगे, या फिर डी वाई का समाकलन करेंगे, तो इसका मान हमेशा एक्स वाई या फाई आता है, ठीक। तो यहाँ पर डी फाई ई है, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल फाई ई हो जाएगा, और इसका मान यहाँ से ई का समाकलन नहीं होना है, कॉस थीटा का समाकलन नहीं होना, सो ई कॉस थीटा विल आउट, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ से डी ए अंदर बचेगा, राइट। ये इस तरह से बचेगा डी ए का समाकलन। तो डी ए का समाकलन करेंगे कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा। या फिर इसी को हम चाहें तो ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। दिस विल बी योर फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। मतलब कि फाई ई फाइंड आउट करने के आपके पास दो वेज हैं, दो रास्ते हैं। सबसे पहले हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अगर वो कह रहा है कि छोटा सा पृष्ठ हमें दिया गया है, छोटा सा पृष्ठ मानकर भी हम संपूर्ण पृष्ठ का मान ज्ञात कर सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के फाई ई का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये तो बात होगी वैद्युत फ्लक्स की। वैद्युत फ्लक्स में एक बात और होती है कि अगर कोई पृष्ठ है, पृष्ठ में अगर बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ठीक है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि अगर पृष्ठ में बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो यदि पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि पृष्ठ में वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो जो उसका फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स, वो होगा ऋणात्मक। और यदि पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, तो जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है। ये तो बात होगी वैद्युत फ्लक्स की, कुल बात हमने कर ली। अब हमको क्या बात करनी है? इसके मात्रक की। तो मात्रक के लिए हमको केवल चाहिए फार्मूला, तो फार्मूले को लेकर चलते हैं आगे। फार्मूला फाई ई इज इक्वल कितना होता है? फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है, ओके। और कॉस थीटा, यहाँ पे देखो, जब भी मात्रक हम निकालते हैं तो मात्रक निकालने के लिए हम केवल ऐसी ही वैल्यूज को रखते हैं जिसका मात्रक निकल सकता है, ठीक है। तो कॉस थीटा का तो मात्रक निकलेगा नहीं, तो कॉस थीटा को हम अलग कर देते हैं। फाई ई का मात्रक क्या होगा? फाई ई का मात्रक बराबर ई का मात्रक ई इंटू ए का मात्रक, राइट, ई इंटू ए का मात्रक। अब ई का मात्रक हम कैसे निकालेंगे? ई का मात्रक देखिए, अगर आपको मात्रक निकालना नहीं आता तो मैं समझा दे रहा हूँ कैसे निकलता है। ई को और तोड़ दो, ई का भी मान लो नहीं आता, तो ई को कैसे लिखेंगे? एफ अपान क्यू, ठीक है। ये फर्स्ट लेसन में बताया गया है, एफ अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू ई होता है, तो ई की जगह पर एफ अपान क्यू लिख दिया और इंटू में ए लिख दिया, ठीक। अब हम फाई ई का मात्रक निकाल रहे हैं। फाई ई का मात्रक, एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन बटे कूलाम और इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम किसका मात्रक हो गया? फाई ई का मात्रक हो गया। इसी को अगर पर कूलाम नहीं लिखना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये इतनी सी बात हो गई, ये तो बात हो गई मात्रक की। अगर आपको विमा निकालनी है तो विमा निकालने के लिए फिलहाल क्लास 11 में बताया जाता है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। विमा कैसे निकालेंगे? विमा निकालने के लिए भी सेम चीज़ है, हम MLT-2 लिखेंगे और अपान में क्यू की विमा 80 होती है। ठीक, मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ, यहाँ से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से नहीं, इसमें से देख रहा हूँ। एफ की विमा क्या होती है? MLT-2 T⁻², अपान क्यू की विमा होगी 80 और ए की विमा क्या होती है? L²। क्योंकि यहाँ मैं बता दूँ, एफ का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। ए क्या है? क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का मात्रक मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इसको अगर सॉल्व कर लेंगे हम, टोटल सॉल्व करने के बाद जो ऊपर नीचे कटेगा, जो समान रहेगा उसको काट देंगे, और फिर इस तरह से हमारी जो विमा प्राप्त होगी वो होगी ML³ T⁻³ A इनवर्स। ये विमा प्राप्त होगी ML³ T⁻³ A इनवर्स। ठीक है, ये विमा हमारी प्राप्त हो जाएगी। तो मात्रक और विमा की बात कर लिया है। यहाँ पर बात करनी है स्थितियों के बारे में, कि ये जो है विद्युत फ्लक्स में कुछ विशेष स्थितियाँ होती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चंस आ गए। विद्युत फ्लक्स हो गया, मात्रक हो गया, स्थितियां हो गई, निर्भरता। ठीक, अगर विद्युत फ्लक्स पूछेगा 2 नंबर का ले लो, ठीक है, इसका मात्रक पूछेगा 1 नंबर ले लो, मल्टीपल चॉइस में पूछा जा सकता है। ठीक है, स्थितियां पूछेगा, स्थितियों में क्या होता है? थीटा की वैल्यू रखी जाती है, वही स्थिति हमारी होती है। ठीक, उसके बारे में हम देख ले रहे हैं, ये भी मल्टीपल चॉइस में, मतलब एक क्वेश्चन में लगभग आपके 3, 4 या 5 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, तो अगला इसमें देखते हैं, फिर आगे स्थितियों के बारे में देखते हैं। विशेष स्थितियां इसकी 2 हैं। इसकी स्थितियों में बात करें तो विशेष स्थितियां मुख्यतः 2 प्रकार की हैं। देखिए, अगर मज़ा आ रहा है वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, क्योंकि टाइम कम बचा है और हम लोग के पास बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए है। ठीक, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि विदिन 1 मंथ आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करके दूंगा। आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री है सारा मैं ख़त्म करके दूंगा। ठीक है, इसी तरह से तो आपको कुछ भी अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और चाहे आप अपनी बुक से रिवाइज करें या नोटबुक से रिवाइज करें या ना करें, लेकिन मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लेवल से तैयारी करवाऊंगा, रिवाइज करूंगा सारे क्वेश्चंस। ठीक है, ओके। देन इसकी स्थितियों में सबसे पहली स्थिति क्या होती है कि थीटा इक्वल टू 0। अब थीटा इक्वल टू 0 तो किसके बीच में थीटा था? देखो, ये क्या था? दिस इज पृष्ठ। ठीक है, यहाँ से बल रेखाएं निकल रही हैं। ओके, मतलब कि ई किधर है? इधर को है। ठीक है, ई वेक्टर किधर है? इधर को है। ठीक है, और ए वेक्टर किधर है? इधर है। ए वेक्टर तो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर ही होता है। ठीक, ए वेक्टर इधर है और वैद्युत बल रेखाएं किधर है? इधर को आ रही हैं। लेकिन अब जरा सोचो, जरा सा केवल ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ई वेक्टर ए वेक्टर के बीच एंगल कितना है? मतलब ये भी इधर को जा रही है, ये भी इधर को जा रहा है, तो इसके बीच एंगल है सर 0 डिग्री। राइट, मतलब कि ए और ई के बीच में जो एंगल है वो है 0 डिग्री, लेकिन पृष्ठ और ई के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। ये देखिए, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के अभिलंबवत प्रवेश कर रही हैं बल रेखाएं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पृष्ठ और बल रेखा के बीच क्या एंगल है? 90 डिग्री, लेकिन ई और ए के बीच एंगल क्या है? 0 डिग्री है। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो 0 डिग्री है। हालांकि हमें और चीज़ों से मतलब नहीं है, केवल हमको मतलब है ए और ई के बीच के कोण की। तो थीटा इक्वल टू कितना है? 0 है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, तो अगर हम फाई ई की बात करें तो फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, राइट, या ए ई कॉस थीटा। तो फाई ई, अब वी नो दैट कि cos 0 का मान कितना होता है? थीटा का मान 0 रखेंगे, cos 0 इक्वल टू 1 होता है, तो ई ए आ जाएगा, फाई ई का मान ई ए आ जाएगा। ठीक, ये हो गया थीटा बराबर 0 पे। अब जो सेकंड स्थिति है, इसमें क्या होगा कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब थीटा इक्वल टू 90, सेम थिंग, कि जो वैद्युत बल रेखा है ना, वो ऐसे आ रही है ऊपर से, इस तरह से। कैसे आ रही है? इस तरह से। ठीक, और जो ए वेक्टर किधर है? इधर को है जी। ए वेक्टर किधर है? इधर को है। बल रेखा किधर आ रही? इधर को आ रही है। मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 एंगल। और पृष्ठ और इसके बीच एंगल कितना है? समांतर है दोनों। ठीक, क्योंकि ये भी तो इधर ही को है और बल रेखा भी तो इधर ही को आ रही है, तो दोनों क्या हो गए? समांतर। पृष्ठ और ये किधर हो गया? समांतर। लेकिन जो हमारा ए है वो इधर को है, मतलब कि ई इधर को, ए इधर को है, तो इसके बीच एंगल कितना है? 90 एंगल। ठीक है, तो फाई ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? इट विल बी इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। राइट, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि जब पृष्ठ से बल रेखाएं निकलेंगे ही नहीं, गुजरेंगे ही नहीं, तो कैसे?
ठीक है। तो किस प्रकार से वैद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। इसको थोड़ा डीप में और समझिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, थोड़ा अच्छे समझिएगा। तो ये बात हो गई स्थितियां की। निर्भरता की बात करते हैं। हालांकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें मैंने आप सभी को गॉस थ्योरम का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, जिसमें आप पढ़ने में कम से कम 2 दिन लगाते हैं, उसको मैंने आपको 15 मिनट में बताया है। ठीक, इसलिए ये लेंदी थोड़ा टॉपिक हुआ है, क्योंकि इसमें हम लोग डीप से भी पढ़ते चल रहे हैं। अभी अगर यहाँ से आप डीप में पढ़ेंगे तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो वो आपको आसान पड़ेगा, क्योंकि जो आगे डेरिवेशन होने वाले हैं ना, वो फटाफट होंगे। एक एक 2-2 मिनट में क्वेश्चन होंगे, 2-2 मिनट में डेरिवेशन होंगे, जो आपको टफ लगते हैं। देखिएगा भाई, इसकी जो निर्भरता है, निर्भरता की अगर बात करें तो निर्भरता पृष्ठ के आकृति पर आवेशों के वितरण कि किस प्रकार वितरित हुआ है उस पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है। पृष्ठ चाहे जिस शेप का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश चाहे जैसे वितरित हुए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन आवेशों की मात्रा पर निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है। ठीक, ये दोनों पॉइंट्स आप निर्भरता में लिख सकते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। गॉस ने क्या बताया? गॉस ने बस केवल इतना बताया कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र है तो वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बस छोटी सी बात इन्होंने की है। ठीक, कि लेकिन यहाँ पर जो बात नोटिस करने वाली वो ये है कि जो पृष्ठ हो वो कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि किसी वाद्य क्षेत्र में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध या फिर किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से या फिर उसका बंद पृष्ठ का जो वाद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया था गॉस ने। अब अगर इनकी उत्पत्ति हम कर दें, इसको प्रूफ करें, तो कैसे करेंगे? मान लो कि एक हमारे पास कोई तल है। ठीक, अब यहां पर मान लो P है और यहाँ पे मान लो प्लस क्यू रखा है। प्लस क्यू रखना क्यों है? फिलहाल फिगर में नहीं दिया था बुक्स में, लेकिन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से बल रेखाएं निकलेंगी तभी तो यहाँ से। अब देखो यहाँ से पृष्ठ, यहाँ पे हमने माना इसको मान लो O है, ठीक है, इसको मान लो P है, यहाँ पे जो बिंदु ये P है। अब P से जो क्षेत्रफल वेक्टर है, ये तो क्षेत्रफल वेक्टर हो गया जी, dA वेक्टर। ठीक, और E वेक्टर किधर है? E वेक्टर भी इधर को ही निकलेगा। ठीक, E वेक्टर हो गया, ठीक है। तो अभी जैसा हम लोगों ने पीछे किया था सेम वही चीज़ करना है। तो यहाँ पर हमने छोटे से पार्ट के लिए लिया है, तो डिफाई ई, इसको रट लो एकदम से, डिफाई ई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा, राइट। इतना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो डी फाई ई, अभी इसके पहले बताया मैंने, डी फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, बट थीटा इज इक्वल टू कितना? 0, क्योंकि ई और ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में। ठीक, तो ई डी ए हो जाएगा, या फिर इफ यू वांट तो हम लिख सकते हैं क्या, फाई ई। समाकलन करने के बाद समाकलन करेंगे तो ये फाई ई हो जाएगा इक्वल टू ई ए हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना। अब फाई ई इज इक्वल टू, फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा है कि ई की वैल्यू क्या होती है। ई की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर। ओके, ठीक है। और ए बराबर क्या है? ए तो ए ही रहने दो। अब देखो यहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है कि इसकी जो दूरी है आर मान लेते हैं। ठीक, ये आर आया कहाँ से? यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, तो बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इतनी होगी 1/4πε क्यू अपन आर स्क्वायर। और अगर यहाँ ए जो मैंने माना है, अगर इसी को मैं वृत्त या फिर गोला मान लूँ, इसी को अगर मैं गोला मान लूँ तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। इसको मैं थोड़ा सा देता हूँ, लिख के देता हूँ, दिखाता हूँ। अगर ये गोला होता, ठीक, अगर मैंने इसको पृष्ठ नहीं माना है, बंद पृष्ठ किसी भी आकृति का ना मान के अगर मैं इसको गोला मान लूँ, तो जो ए जगह है, ए की जगह पर क्या हो जाता? फिर ए की जगह पर हो जाता सर, एक गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है, मतलब 1/4πε0 क्यू अपन आर स्क्वायर, और इंटू में 4πr²। ध्यान दो, 4πr², 4π
आर स्क्वायर खत्म, फाई बराबर कितना आ गया, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। ये तो शॉर्ट तरीका हो गया प्रूव करने का, लेकिन कब, जब ये पृष्ठ केवल और केवल कैसा हो, गोल हो। लेकिन ऐसा कह नहीं रहे हैं, कहा जा रहा है कि पृष्ठ बंद है लेकिन वो किसी भी शेप का हो सकता है। तो यहाँ पर हम a का मान 4πr² नहीं लिख सकते हैं, राइट। इसको हम एक चीज लिख सकते हैं, वो क्या होगा, वो होगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0, ओके, इंटू a अपान r², राइट। a अपान r² की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा घन कोण की बात में। अब देखते चलो इसको किस तरह से पूरे रिलेशन को हम लोग कवर करते चल रहे हैं, ठीक। इन क्वेश्चंस से कैसे पूरा लेसन कवर होता जा रहा है। घन कोण क्या होता है, घन कोण ये होता है कि जो गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल होता है वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि a इज इक्वल टू ओमेगा r² होता है, ठीक है। तो ओमेगा अगर निकालें हम तो a अपान r² होगा कि नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। मतलब a अपान r² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 और इनटू में ओमेगा, राइट। ओमेगा का मान कितना होता है, ओमेगा का मान कितना होता है। अब ओमेगा देखो, यहां से ओमेगा का मान भी हम निकाल सकते हैं। ए का मान कितना रखेंगे यहाँ पर 4πr², क्यों रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने गोले की बात की है, ठीक। 4πr², r² पहले था, ये खत्म, मतलब ओमेगा का मान कितना आएगा 4π। तो हम क्या लिख देंगे, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4πε0 और इनटू में 4π। लो प्रूव्ड, क्या आ गया, फाई ई इक्वल टू कितना आ गया, फाई ई इज इक्वल टू आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। और यही तो बोल रहे हैं गॉस जी, गॉस ने क्या बताया, यही बताया ना। इसको, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। ये बात आई थिंक समझ में आ गई होगी। घन कोण को याद रख लीजिएगा, घन कोण भी पूछा गया है कई बार और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। ये तो इसमें जितने क्वेश्चन पूछे गए सब यही है जो मैंने बताया है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, या फिर गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। देखो कितनी बार पूछा, 11 और फिर एक बार पूछा गया 2008-7 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट है, गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, ये इंपॉर्टेंट है, बता दे रहा हूँ। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखो इसके लिए एकदम छोटा सा तरीका मैं बताऊंगा। माना एक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या r है, ठीक। और यहाँ पर एक बिंदु P मान लेते हैं इस, और ये एक छोटा सा क्षेत्रफल है जिसको हम क्या कह देंगे, जिसका क्षेत्रफल वेक्टर बाहर की ओर है dA वेक्टर, और इसमें से बद्ध जो चुंबकीय जो विद्युत फ्लक्स होगा या फिर विद्युत फ्लक्स या फिर विद्युत बल रेखा या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो E वेक्टर, या हाँ E वेक्टर, ठीक। यहाँ पर मान लेते ये है O और ये क्या है, दिस इज P, ओके। हमको क्या पता है, वी नो दैट फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सा बताऊंगा, छोटा सा बिल्कुल। और दूसरा क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, राइट। हालांकि थीटा का मान कितना है, इसको मतलब फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कितना है, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा विल बी इक्वल टू 0। तो थीटा 0, तो थीटा 0 का मान कितना होता है, कॉस थीटा, कॉस 0 का मान कितना 1। तो फाई ई का मान कितना आ जाएगा, फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए, ठीक। इसको सेकंड न मान के सेकंड इसको मानते हैं। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखना भी कितना आसान है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो ये फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है ये तो गॉस का नियम है कि क्यू का 1/ε गुणा, मतलब कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन, और ये तो है ही है कि फाई ई की जो डिफिनेशन है, जो वैद्युत फ्लक्स की डिफिनेशन है, वो उससे लिया गया है, ठीक। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड में देखो, फाई ई बराबर इतना, फाई ई बराबर इतना, मतलब इधर की वैल्यूज क्या है, दोनों बराबर, तो इधर की भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर, मतलब क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई है, ओके। देन हम एक चीज और लिख सकते हैं, क्या, हम लिख सकते हैं कि ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। और ई बराबर, अब देखो ए क्या है, यहाँ पे मैंने क्या माना है, गोला माना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 4πr², थोड़ी सी अगल आ रही इसकी।
और ये बताओ यहाँ पर आवेश क्या होगा, यहाँ पे आवेश होगा सर क्यू नॉट, मान लो क्यू नॉट रखा है आवेश, ठीक। तो आवेश क्यू नॉट रखा हुआ है। अब कहाँ गया, इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है, ठीक। ये ई का मान है, ये ए का मान 4πr², ए क्यों है, ए का मान 4πr² क्यों होगा, क्योंकि 4πr² जो है वो गोले का क्षेत्रफल है, और ए मतलब होता क्या, क्षेत्रफल होता है। तो ए की जगह पर गोले का क्षेत्रफल 4πr² रखा जाए, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ई बराबर हम क्या लिखेंगे, ई बराबर लिखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में ये पूरी वैल्यू, ये जितनी पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू किधर जाएगी, ये जाएगी दाहिनी तरफ, इस तरफ। इधर गुणे में है तो इधर कैसे हो जाएगी, बटे में, मतलब 1/, क्या हो जाएगा, 4πr²। अब इसको थोड़ा सा शकल दे दो कूलाम के नियम का। कूलाम का नियम क्या था, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r²। मतलब कि 2 आवेश होने चाहिए बस, Q1 Q2, चाहे ये Q0 हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 आवेश होने चाहिए, ठीक। अब हम इसको थोड़ी सी वही शकल दे देते हैं। E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0, मतलब 4πε0 को मैंने एक साथ कर दिया 1 के साथ में, ठीक है। ये पूरी बात हो गई, मतलब इतनी बात हमने कर ली है। अब इधर क्या बचा, Q/r² बचा है। हमारे पास कमी किसकी है, केवल एक Q और मिल जाए बस काम हो जाएगा। तो क्या दिक्कत है, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है E इंटू क्यू। नहीं समझ में आया, F बराबर E इंटू क्यू नॉट क्यों होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट, राइट। F अपान क्यू नॉट होता है, इसलिए हम F का मान निकालेंगे तो E इंटू क्यू नॉट हो जाएगा, बस E का मान रख दो, आंसर आ गया हमारा। F इसको कितना हो जाएगा, E का मान कितना है, E का मान है 1/4πε0 Q/r²। ये तो E का मान था। अब क्यू नॉट दिया है साथ में, तो क्यू नॉट रख दो, लो हो गया, कूलाम का नियम आ गया हमारा न्यूटन में। फिर से देख लो, नहीं समझ में आया तो। अब 5E बराबर देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, इतना समझ में आया होगा। दोनों इक्वेशन को मैंने बराबर कर दिया, ए का मैंने मान रख दिया, और यहाँ से पक्षांतर करके ई का मान हमको क्या मिल गया, इतना मिल गया, ठीक। ई का मान हमको इतना मिला। अब ई का मान मिलने के बाद हमने देखा कि ई बराबर जो वायु क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि ई बराबर F अपान क्यू नॉट होता है। तो यहाँ से अगर F का मान निकालेंगे तो F इक्वल टू इंटू क्यू नॉट होगा। तो E की वैल्यू जो हमें पहले प्राप्त थी वो मैंने यहाँ पे रख दी, और क्यू नॉट इसके साथ गुणा कर दिया, F बराबर 1/4πε0 क्यू नॉट अपान r²। ये हो गया हमारा न्यूटन का नियम, सॉरी कूलाम का नियम, ठीक। ये छोटा सा डेरिवेशन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 मिनट का डेरिवेशन था, मैंने बताया था ना कि अभी अगर शुरू में आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देंगे तो ये जो बाद वाले डेरिवेशन से 2 सेकंड में चुटकियों में होंगे। तो यही हो रहा है हमारे साथ। देखिए अब इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन, अब इसके अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। गॉस प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ये बताने की जरूरत नहीं है गॉस के प्रमेय के बारे में, ठीक है, मैंने अभी बताया है। इस प्रमेय का उपयोग करके एक समान आवेशित गोले के बाहर केंद्र से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित कीजिए। कितनी बार पूछा गया है, 11, 13, 14, 16, 17, 5, 9, 17, 2015, मतलब पूछा ही जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसको हम क्या करेंगे, ये भी जितना आसान वो था पीछे वाला, ये भी, ये उससे ज़्यादा आसान है। ये डेरिवेशन बच्चे टफ समझते हैं इसको, बट अभी मैं दिखाऊंगा कितना आसान है ये, ठीक। तो गॉस की प्रमेय का उल्लेख तो हमें करना है नहीं, मैंने अभी जस्ट बताया। हमें देखना क्या है कि इस प्रमेय का उपयोग करना, मतलब कि जो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ना, इसी का यूज करके हमको प्रूव करना है ये सारी चीज़ें जो ये कह रहे हैं। तो डेरिवेशन पे देखते हैं। इसके लिए इसी की बात हो रही है गोलीय कोष की, ठीक। तो गोलीय कोष एक हम गोला मानते हैं, और ये गोलीय कोष है, मतलब ये खोखला है। ध्यान से देखिए, बहुत आसान डेरिवेशन है, ठीक। भाई गोला है ये, तो गोला 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 कैसे बनाना है, मैं थोड़ा सा बनाता हूँ, गोले जैसा गोला बनाता हूँ, ठीक। थोड़ा सा, हाँ ऐसे एक गोला लेते हैं, ये हो गया गोला, ठीक। और इसी के अंदर एक हो गया गोला, जी क्या हो गया, यहाँ से लेते हैं गोला, ठीक है। ये इसके अंदर गोला हो गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं। अब
अंदर वाले पे गोले पे ध्यान दीजिए। जो अंदर वाला गोला है ये हमारा वास्तविक गोला है, ठीक। ये क्या है? ये वास्तविक गोला है और इस गोले पर समान रूप से आवेश वितरित हैं। कितने आवेश वितरित हैं? इस पृष्ठ पर समान रूप से आवेश प्लस आवेश समान रूप से हर जगह वितरित है, ठीक। मैं थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ, समझ जाओ बस। इस गोले की त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा है, ठीक। और ये खुद कह रहे हैं कि आवेशित गोले के बाहर, ये जो आवेशित गोला है ना, इस गोले के बाहर जाना है और बाहर केंद्र से आर दूरी पर। केंद्र हमारा कहाँ? यहाँ। केंद्र से आर दूरी पर, मतलब ये तो अंदर की, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल आर। इसकी त्रिज्या कितनी? इस गोले की त्रिज्या कितनी? कैपिटल आर। और इसकी क्या है? स्मॉल आर, ठीक। दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई बिंदु P है। सेम चीज जैसे पहले किया था, बिंदु P है, इसका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर से बाहर की ओर, इसका E वेक्टर, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत बल रेखा बाहर जाएंगी प्लस से, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ठीक है। अब देखो जरा सा केवल ध्यान देना, बहुत आसान है, बहुत आसान है, इतना आसान है कि आप देखिएगा अभी। तो गॉस के नियम के अनुसार, गॉस ने क्या कहा था? गॉस के अनुसार गॉस ने कहा था कि जो फाई ई होता है ये होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, राइट। लेकिन फाई ई क्या कहता है? फाई ई ये कहता है कि ई ए कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा। अब हालांकि थीटा कितना है इसके बीच? जीरो, क्योंकि ई वेक्टर डी ए वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा विल बी इक्वल टू जीरो। तो थीटा जब जीरो हो जाएगा तो फाई ई का मान कितना आ जाएगा? फाई ई विल बी इक्वल टू ई ए। दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। गॉस थ्योरम में यही बात तो अच्छी है कि जितने आपको इससे एप्लीकेशंस मिलेंगे, जितने अनुप्रयोग मिलेंगे, सब के सब सेम होते हैं, बस थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इक्वल टू सेकंड, जब फर्स्ट और सेकंड में देखेंगे ना, तुलना करेंगे, तो इधर देखो फाई, इधर भी देखो फाई, तो इधर वाली वैल्यूज को हम क्या कर लेंगे? बराबर, मतलब ई ए बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखिए यहां पर ई ए इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो ई बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, राइट। इतनी बात, यही चीज हम लोगों ने पीछे वाले डेरिवेशन में भी किया था। अब आगे देखिए, ए का मान रख देते हैं। ए क्या है? ए है गोले का क्षेत्रफल, और हम किस गोले की बात कर रहे हैं? हम इस बड़े वाले गोले की बात करें जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। तो ई का मान कितना हो जाएगा? ई बराबर हो जाएगा, देखो, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट और 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक। 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल। बहुत आसान आसान डेरिवेशन, थोड़ा सा ध्यान देना होता है। तो ई बराबर, इसको हम उसी तरह से लिख देते हैं, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ में कर दो, और इनटू में क्यू अपान आर स्क्वायर कर दो, बस हो गया, लो डेरिवेशन। लेकिन 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 ध्यान दो जरा सा, यहाँ पर जो Q है ये तो डेरिवेशन हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन ये जो Q है ना, ये पूरे पृष्ठ पर वितरित है। मतलब क्या इसका? मतलब इसका ये है कि हम यहाँ पर Q नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे? हम इस Q का मान रखेंगे। अब Q का मान क्या होगा? Q का मान इस पूरे पृष्ठ पर कितना है, तो इसको कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपान ए होता है। अब अगर आवेश घनत्व की बात हो रही है तो मैं और भी बता देता हूं। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। तो जब रेखीय आवेश घनत्व की बात करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू लेमडा। लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल होता है, क्यू अपान एल। एक होता है आयतनात्मक, तो आयतनात्मक वाले को रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू क्यू अपान वी, बस। मतलब कि जब एक रेखा में, मतलब लाइन में आवेश वितरित होगा तो उसको रेखीय आवेश घनत्व, जब एक आयतन में आवेश वितरित होगा
तो उसको आयतन में क्या होता है, आयतन में अभी अगर ये पूरे में वितरित होता, ठीक है, मतलब पूरे गोले में अंदर तक वितरित होता, तो इसको हम आयतनात्मक आवेश घनत्व कहते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, Q/V, V मतलब वॉल्यूम, ठीक, आयतन, आयतन में आवेश है। अब यहाँ पर पृष्ठीय, पृष्ठ का क्या होगा भाई, पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो होगा, ठीक है, तो क्षेत्रफल है। अब पृष्ठ का आयतन तो हो नहीं सकता क्योंकि पृष्ठ 2D में होता है, चलो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ऐसे समझो। पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू Q/A है। यहाँ से हमको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है Q की वैल्यू, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू A, राइट। अब A की वैल्यू यहाँ से रख देंगे हम, A बराबर, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम लोगों ने पहले क्या किया, ये गॉस का नियम निकाला और इनका नियम निकाला, ठीक है। दोनों नियम निकालने के बाद में हमने E का मान निकाल लिया। E का मान निकालने के बाद हमने देखा E Q का मान भाई गड़बड़ कर रहा है, Q का मान रखना है, तो Q निकालने के लिए हमने पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर आवेश का मान निकाल लिया। पूरे पृष्ठ पर Q आवेश का मान कितना आ गया, सिग्मा इक्वल टू Q/A, और हम Q का मान निकाल के क्या निकाल ले रहे हैं, सिग्मा इंटू A आ गया, ठीक। अब जो A है इसका भी तो मान रखना पड़ेगा। A किसका, A इस गोले का, केवल स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना बस, एक ई पे आने के बाद एकदम भूल जाओ कुछ भी। फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान निकालना है, यहाँ से Q का मान निकालना है। Q बराबर सिग्मा का मान कितना है, कुछ नहीं, और A का मान कितना है, 4πR², ठीक। यहाँ पे इस गोले की बात हो रही है, इस गोले में आवेश की बात हो रही है, तो हमने इसका R रखा है, R। यहाँ पर बड़े वाले गोले की बात हो रही है, इसलिए हमने इसका, इसकी त्रिज्या स्मॉल r रखी है, ठीक। तो Q का मान कितना आ गया, इतना आ गया। अब हम रख देंगे, सो E का मान कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इनटू Q की वैल्यू कितनी, Q की वैल्यू सिग्मा 4πr² जो कट रहा काट दो, 4π कैंसिल, E की वैल्यू कितनी आ गई, E की वैल्यू सर आ गई सिग्मा R² अपान ε0 स्मॉल r²। यहाँ पे E की वैल्यू इतनी आई थी, ठीक, यहाँ पे E की वैल्यू इतनी आई थी, और यहाँ पे कितनी आ गई E की वैल्यू, इतनी आ गई। कब, जब हमने Q का मान रखा तब। ये है गोलीय कोष के बाहर बिंदु पर, केंद्र से R दूरी पर, केंद्र से R दूरी पर, इसमें 3 तरह के कुल कंडीशन बनती हैं। यहाँ पे केवल केंद्र के बाहर का R दूरी पर तुमने निकाल दिया। अभी अगर ये कहता कि केंद्र इसी, अगर यहाँ पे देखो केंद्र के बाहर कह रहा है, अब अगर कहता है इसी गोले पर निकालो तो हम क्या करते, ठीक, ये भी देख लेते हैं, ठीक। अब आ ही गई बात तो हम देख ही लेते हैं इसको। अगर गोले पर निकालने की बात होती तो क्या करते, यहाँ गोले पर सारी चीज़ें सेम, गोले पर अब इतना तो हमको डेरिवेट करना है नहीं, ठीक, सारी चीज़ें सेम होंगी, बस केवल थोड़ी सी चेंजिंग होगी। जो चेंजिंग क्या होगी, E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 Q/R², राइट। यहाँ पे स्मॉल r क्यों था, क्योंकि हमने इस त्रिज्या को माना था। अब यहाँ पर कैपिटल R क्यों है, क्योंकि हम इस गोले पर निकाल रहे हैं, ठीक, इस पर निकाल रहे हैं, इसके पृष्ठ पर निकाल रहे हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R² रखेंगे, लेकिन फिर हमको क्या निकालना पड़ेगा, हमको Q का मान फिर रखना पड़ेगा। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q की वैल्यू जो हमने पहले निकाली थी वही इस बार भी निकालेंगे, Q का मान रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। Q का मान क्या आएगा, Q का मान हमने यहाँ पे क्या निकाला था, Q का मान कितना आया था, सिग्मा 4/R²। Q का मान फिर हम यही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी तो पृष्ठ पर ही है, ठीक, तो क्या रखेंगे, Q का मान सिग्मा 4πR² अपान कैपिटल R²। लो जो कट रहा है काट दो, 4π कैपिटल R खत्म। अब E का मान कितना, E बराबर सिग्मा अपान ε0, ठीक। ये आ गया कहाँ, गोले के पृष्ठ पर, जो गोले का पृष्ठ है उसी के पृष्ठ पर हमने निकाल लिया मान इसका, सिग्मा अपान ε0। और गोले के केंद्र से R दूरी पर कितना आया, इतना आया। गोले के पृष्ठ पर कितना आया, इतना आया। अब अगर कह दे कि गोले में, गोले के अंदर, तो गोले के अंदर ये बताओ मुझे, क्या गोले के अंदर आवेश है, नहीं है, मतलब Q बराबर कितना है, 0 है। तो जब Q बराबर 0 है तो खुद देख लो, Q का मान 0 रख लो, E बराबर कितना आ जाएगा, गोले के अंदर क्या होगा, मैं पूरा डिटेल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये लिख लीजिएगा कि गोले के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात Q बराबर 0, अतः Q बराबर 0 होने पर E बराबर 1/4πε0
क्यू अपान आर स्क्वायर से या कुछ भी से, तो क्यू का मान 0, तो टोटल ई का मान कितना हो जाएगा 0। बस ये किसकी बात हो गई, गोलीय कोष की मैंने तीनों स्थिति बता दी, दिस वाज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड और ये क्या है थर्ड। आई होप समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ये, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, पहले सिग्मा ये इतना निकालना है, दोनों की तुलना कर देनी है, हमारा एक इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन तुम बार बार निकालते आ रहे हैं, यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं आई थिंक, ठीक। इसको मैंने 3 बार निकाला अभी, ई बराबर इतना, बस केवल क्यू का मान निकाल के रख देना है, क्यू का मान निकाल के यहाँ से इतना केवल समझना है, क्यू का मान सिग्मा अपान सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान है, क्योंकि हमें पृष्ठ पर आवेश है वितरित है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान है, बस इतना क्यू का मान निकालने के बाद यहाँ रख दे, काट के इतना आ जाएगा। फिर जब इसके पृष्ठ पर निकालेंगे तो हम यहाँ पर स्मॉल आर जो रखे थे ये कैपिटल आर रख देंगे, ठीक है। अब ये वीडियो फिर से देख सकते हैं, ये तो आपके हाथ में ही है, ठीक। ये बात हो गई और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौस्की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित की, बहुत आसान सा एक लाइन का है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। जब भी समतल आवेशित चालक प्लेट की बात हो रही है तो हम एक चालक प्लेट बना देते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक चालक प्लेट हो गई। अब चालक प्लेट पर को जब आवेशित करेंगे, अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट, तो चालक प्लेट पर जब हम आवेश देंगे तो जो आवेश हैं इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे दोनों तरफ, ठीक। क्योंकि ये चालक है इसलिए दोनों तरफ, ठीक है, ये वितरित हो जाएगा। अब इस चालक प्लेट से थोड़ी दूरी पर हम मान लेते हैं बिंदु P है। मैं जितनी चीज़ें बोल रहा हूँ वो आप लिखेंगे, ठीक। जब भी ये डेरिवेशन आएगा तो जिन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ उन चीज़ों को आपको लिखना भी है। तो ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस, दो सरफेस हो गए, ये पहला सरफेस और ये दूसरा सरफेस। तो पहले सरफेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 किधर को, इधर को। दूसरे सरफेस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 किधर को, इधर को, ठीक। प्लस से दूर माइनस की ओर होती है, ये याद रखना है, प्लस से दूर माइनस की ओर, तो प्लस से दूर, ठीक, E1 और E2। और एक बात याद रखना है, जब भी दो पृष्ठ हो, पृष्ठ जब दो हो तो दोनों पृष्ठ अगर आएंगे, तो जब हम पहले पृष्ठ की बात करेंगे, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जब हमारे पास दो पृष्ठ हों, ठीक है, दो अलग अलग पृष्ठ आवेशित हों, तो जब पहले पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी जी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये याद रखना है। जब दो अलग अलग पृष्ठ की बात होगी तो जो E का मान होगा वो इतना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब जब दूसरे पृष्ठ की, सेकेंड पृष्ठ की बात करेंगे, सेकेंड पृष्ठ के बाद क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E2 है, और ये भी कितना होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अतः कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर E इज इक्वल टू, देखो जब ये दोनों समांतर हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं ना, तो एक ही दिशा में जाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, E1 प्लस E2 हो जाएगा। देन इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखो कितना आसान था। E1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। E बराबर कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू, देखो नीचे के जो हर हैं वो समान है, ठीक, तो नीचे के हर को हम क्या कर लेंगे, ऐसे उतार लेंगे, ऊपर की जो चीज़ें हैं वो जुड़ जाएंगी, 2 सिग्मा हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। बस ये आंसर हो गया। कब, जब चालक प्लेट के कारण, ठीक, ये भी पूछा गया 2012 में, चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। चालक प्लेट, देखो इसमें क्या है ना कि इसको आवेशित किया गया, ठीक, तो जो प्लस आवेश है वो इस पर दोनों पृष्ठों पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अब जब दोनों पृष्ठों पर समान रूप से वितरित हो गया तो इसके अंदर जो आवेश होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, इसमें कोई आवेश नहीं आएगा, ठीक, इसके पृष्ठों पर आवेश वितरित होगा, ठीक।
अब जब ये पृष्ठों पर आवेश वितरित हो गया तो हमारे पास पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ, और दोनों पृष्ठों की अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी, क्योंकि इस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग, इस पृष्ठ की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग। अब प्लस से दूर होती हैं तो E1 किसका है, इसका, E2 किसका है, इसका, इस वाले पृष्ठ का, क्योंकि हमको निकालना किस पर है, P बिंदु पर निकालना है, तो P बिंदु पर हम इसके कारण और इसके कारण, दोनों के कारण इतना हम निकालेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। मैंने पहले बता दिया है, इसकी अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भाई है। इसके पहले क्या था, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यही चीज पूछा गया था, यही कहा गया था, समतल आवेशित चालक प्लेट। चालक प्लेट में हमने कितनी प्लेट ली, एक प्लेट ली। अब देखो अचालक प्लेट, तो अचालक प्लेट में कितनी प्लेट, दो प्लेट लेनी पड़ेगी सर। क्या कह रहे हैं ये इतना कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वैद्युत स्थितिकी में गॉस, ठीक है, इनका जो भी है ये ऊपर, इसके बाद करें इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट, समतल आवेशित अचालक प्लेट लेनी है। तो हमने ये ले लिया, मान लो इसमें प्लस 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 आवेश है, ठीक। तो जो दूसरी प्लेट है वो माइनस होगी, माइनस 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 माइनस, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो ध्यान देने वाली बात है, जब चालक प्लेट की बात करेगी तो हमारे पास कितने पृष्ठ बन जाते हैं, दो पृष्ठ बन जाएंगे, क्योंकि वो चालक है तो जो आवेश दिए जाएंगे वो दोनों पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएंगे। लेकिन जो अचालक है उसमें हमें दोनों आवेशों को अलग अलग दिखाना होगा, राइट, दोनों आवेशों को अलग अलग दिखाना होगा। एक प्लस आवेश को हम इस प्लेट में दिखा दे रहे हैं और माइनस आवेश को इस प्लेट में दिखा दे रहे हैं। ये कह क्या रहे हैं, कह रहे हैं इसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, सेम क्वेश्चन है, सबके सब सेम क्वेश्चन है, तो हम उसी को ज्ञात कर ले रहे हैं। इस जगह पर हम दो बिंदु मानेंगे, एक बिंदु यहाँ माना जाएगा और दूसरा बिंदु यहाँ माना जाएगा। इसको कह दो P बिंदु और इसको कह दो Q बिंदु। अब एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर जब चालक को लिया था तो आपने एक बिंदु माना था। बिल्कुल, हम अगर एक बिंदु यहाँ मान लेते हैं, अगर दूसरा बिंदु यहाँ मान लेते हैं, ठीक है, क्यों, तो दोनों जगह पर, इस पर भी दोनों जगह पर सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि प्लस से दूर, प्लस से दूर, दोनों पृष्ठों का इस बिंदु पर भी प्लस से दूर रहेगा, मतलब E1 और E2 दोनों का मान इधर को ही होगा, और यहाँ पर भी दोनों का मान इधर को ही होगा। इसलिए हमने कहाँ निकाला था, केवल और केवल एक बिंदु पर निकाल लिया था, काम हो गया था हमारा, ठीक। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम एक अंदर निकालेंगे इन दोनों के, एक कहाँ निकालेंगे, बाहर निकालेंगे, ठीक। तो जब P1 पर जाएंगे तो मैंने कहा कि प्लस की ओर और प्लस से दूर माइनस की ओर, तो प्लस P1 पर देखो, प्लस से दूर मान लो ये E1 है, चलिए भाई E1 हो गया, प्लस से दूर, ठीक है, और माइनस की ओर, तो माइनस की ओर तो ये हो गया, माइनस की ओर, ठीक। ध्यान देना है, चीजें बहुत आसान, बस केवल समझना है। प्लस से दूर E1 और माइनस की ओर E2, प्लस से दूर E1 और माइनस की ओर E2। अब सबसे पहले हम बिंदु P पर निकालेंगे, बिंदु P पर, ठीक। बिंदु P पर जब E1 निकालेंगे, अभी इसके पहले मैंने क्या बताया कि अगर जब प्लेटें होंगी तो हम E का मान क्या लिखेंगे, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके भाई, चलो ठीक है। E1 का मान कितना हो गया, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट इक्वेशन। E2 का मान क्या होगा सर, E2 का मान भी सेम होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम कुल E का मान निकालेंगे तो दोनों एक ही दिशा में इसलिए जुड़ जाएंगे, मतलब E1 और प्लस E2 का मान कितना आएगा, दोनों का मान आएगा, जैसे पीछे जोड़ा गया था सिग्मा अपान 2 पाई, सिग्मा अपान 2 पाई, मतलब ठीक है, सिग्मा अपान 2 पाई, सिग्मा अपान 2 पाई, पीछे जब जोड़ा गया था इसमें 6 में, तो कितना आया था, सिग्मा अपान 2 पाई, सिग्मा अपान 2, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हम लिख देते हैं यहाँ भी, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो गया। चलिए ठीक है, ये कहाँ पे आया, बिंदु P पर। देखो ये इतनी छोटी छोटी डेरिवेशन है, लेकिन जब एग्जाम में आएंगे ना, आपको बड़ा बना के लिखना। कैसे बना के लिखोगे, उसमें कहोगे कि माना दो प्लेटें हैं, इसको ए प्लेट कह दो, इसको बी प्लेट कह दो। ए प्लेट धनावेशी चार्ज है, बी प्लेट ऋणावेशी चार्ज है। अब ए और बी के बीच में एक बिंदु P है और बी से बाहर एक बिंदु Q है। बिंदु P पर E1 और E2 एक ही दिशा में है, क्योंकि प्लस से दूर और माइनस की ओर, तथा बिंदु Q पर E1 व E2 विपरीत दिशा में है, क्योंकि प्लस से दूर और माइनस की ओर, ठीक।
ठीक। अब बिंदु P पर इतना सब जब लिख दोगे तो एक अच्छी खासी जगह कवर कर लेगा वो, ठीक। अब इसके बाद फिर ये डेरिवेशन कर देना, बिंदु P पर हो गया इतना। अब जब बिंदु Q पर आएंगे तो ये जरा बताओ मुझे, बिंदु Q पर भी तो वही होगा, E1 का मान कितना आएगा, E1 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपान 2 पाई, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का मान कितना आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन मान लो, इसको प्रथम समीकरण, इसको द्वितीय समीकरण। अब देखो यहाँ पर दोनों की दिशाएं क्या हैं, दोनों की दिशाएं विपरीत हैं, तो जब दिशाएं विपरीत होंगी तो चीज़ें क्या होंगी, घटेंगी। मतलब E बराबर क्या होगा, E बराबर होगा सर E1 माइनस E2, और इस तरह से E का मान हम क्या निकाल लेंगे, E1 का मान क्या है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। बोथ विल बी कैंसल, क्योंकि ये दोनों समान था, घटेगा तो जीरो आएगा, तो E का मान कितना आ जाएगा, जीरो। मतलब कि अचालक प्लेटें अगर हैं तो उसके बाहर बिंदु पर जो E का मान होगा कितना होगा, जीरो, और अंदर वाले बिंदु पर कितना होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, गॉट इट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कितना आसान था। देखो ये है आपका न्यूमेरिकल, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर 100 माइक्रोकूलाम आवेश है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर पर और गोले के पृष्ठ पर। ठीक, ये क्वेश्चन सेम उसी तरह है जैसे चालक गोले, जैसे कि मैंने इसका अभी पीछे डेरिवेशन बताया है। ठीक, इसका डेरिवेशन हमने बताया है, तो उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। एक डेरिवेशन और बताना था, चालक गोला होगा तब क्या होगा, ठीक है। फिलहाल वो मैंने नहीं बताया है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, है उसी तरह से वो भी डेरिवेशन, ठीक। तो चालक गोले पर ये है, तो इसको मैं बता ही देता हूँ, अभी 2 मिनट में समझ में आएगा आपको। E बराबर कितना है, E बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान स्मॉल r स्क्वायर, ठीक। ये होता है, ये कहाँ पे था, ये था यहाँ पे। देखो Q का मान दिया गया है हमें, ठीक है, Q का मान क्या है, दिया गया है। ओके, देखो मैंने एक डेरिवेशन भी कराया, उसमें अंदर एक गोला था, एक गोला बाहर था, ठीक, और बाहर वाले गोले की त्रिज्या क्या थी, स्मॉल r। तो यहाँ पर खुद कह रहे हैं कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले के पृष्ठ पर, मतलब ये जो अंदर वाला गोला ना, इसका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, और बाहर वाले इस पृष्ठ पर, इसी पर आवेश वितरित है। ये अभी सेम डेरिवेशन मैंने करवाया, ठीक, आवेश वितरित है, तो वायुक्षय की तीव्रता ज्ञात करनी, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर, मतलब गोले के केंद्र से r दूरी पर, तो वही चीज़ है, गोले के केंद्र से r सेंटीमीटर दूर, मतलब कि वही चीज़ है। E बराबर क्या रखना है हमें, अरे जो गिवन वैल्यूज है उनको मैं दिखा दे रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, तो ये किसकी त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है, इसको हमें अभी लिखना है नहीं। यहाँ पर कह रहे हैं 100 माइक्रोकूलम क्या है, आवेश है, तो Q बराबर क्या दिया गया, 100 माइक्रोकूलम। अब 100 इंटू 10⁻⁶ लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये हमें कूलाम में चाहिए होगा। तो Q बराबर 1 × 10⁻² लिख सकते हैं, किसको, 100 को, × 10⁻⁶ करेंगे, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 10⁻⁴ कूलाम, ठीक। Q का मान आ गया। अब कह रहे हैं कि 20 सेंटीमीटर दूर है, तो कौन है भाई, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r की दूरी दी गई है, स्मॉल r की दूरी कितनी दी गई है, डेरिवेशन अभी देखोगे ना, अभी सब समझ में आएगा। डेरिवेशन मैंने दिखाया था, कहाँ पे किया था मैंने, ये देखो, स्मॉल r कैपिटल R, ठीक। स्मॉल r की बात हो रही है, ये फार्मूला लगाया, कैपिटल R की बात हो रही है, ये फार्मूला लगाएंगे अभी, ठीक है। देखते हैं स्मॉल r का मान कितना दिया जा रहा है, स्मॉल r बाहर वाला है तो 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में जाएंगे 10⁻² का गुणा करेंगे मीटर में, ठीक। और कैपिटल R कौन है, छोटे वाले गोले की त्रिज्या, तो छोटे वाले अंदर वाला जो गोला है उसकी दे रहे हैं 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻², ठीक है। अब क्या करना ना, देखो ये कह रहे हैं 10⁻1 है, ये 10⁻², दोनों घट के कितना है, 10⁻1। सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर निकालें, तो केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर जब निकालेंगे तो E बराबर, ये फार्मूला लगाएंगे, तो E बराबर 9 × 10⁻9 इंटू, कहाँ लिख गया भाई, इंटू Q का मान कितना है, Q का मान कह रहे हैं 10⁻⁴, ठीक कर दो, और बटे में r स्क्वायर, r का मान कितना है, स्मॉल r का मान 20 × 10⁻², 20 × 10⁻², -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 10⁻²। तो E बराबर कितना आ गया, 9/20, 9/20 और गुणे में 10⁻, देखो यहाँ पे 9 है और यहाँ -2, मतलब 10 प्लस में 7, ठीक। जब E को हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टोटल, इसका मान आएगा लगभग
इसका मान अप्रॉक्सीमेटली आएगा, लेकिन ध्यान दो इसका स्क्वायर भी तो करना है भाई, इसको भूल कर आ रहे हो। माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 9 गुणे 10 घात 9 और गुणे में 10 घात ऊपर क्या बचा, 10 घात -9 है, ठीक, 10 घात -4 है, क्या है, -4 है ये, ठीक, 10 घात -4 है भाई। अब मैं भी थक गया हूँ, ठीक है, इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ। तो 10 घात -4 और बटे में 20 गुणे 10 घात -2 का स्क्वायर करेंगे। सारी चीज़ें सही है, ओके सही है, ठीक, सारी चीज़ें सही है, ठीक है, सही है, ओके, एवरीथिंग इज राइट। तो ई का मान सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। 9 गुणे 10 घात, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और बटे में तो इतना 400 हो गया ये, और गुणे 10 घात -4 हो गया, ठीक। तो 10 घात -4 है तो 9/4 लिखेंगे इसको, और गुणे में ऊपर 10 घात 5 लिखेंगे और नीचे 10 घात 2 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 400 को मैंने 4 गुणे 10 घात 2 में लिख दिया, गुणे 10 घात -4 और इस 2 से ये ख़त्म, ठीक। तो 9/4 आएगा और गुणे में 10 की घात 5 और गुणे में ये भी ऊपर जाएगा, 5 बचा, यहाँ पे 3 बचा है क्योंकि ये कटा है ना, तो 3 बचा है और 10 घात ये -4 ऊपर जाएगा तो 10 घात प्लस में 4, तो इसको काटेंगे तो लगभग 2.25 गुणे 10 घात कितना आ जाएगा, 7। ये हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक। अब अगर जो हम गोले के पृष्ठ पर निकालेंगे तो ए बराबर कितना रखेंगे, 1/4πε0 Q/r, तो Q/r स्क्वायर, कैपिटल आर, और उस जगह पर क्या रखेंगे, इसको रखेंगे, लगा लीजिएगा आगे। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बता दे रहा हूँ, 2 मिनट लगेगा, फट से देख लो इसको, ठीक। तो क्या करेंगे, इसके लिए हमने माना कि अरे भाई बन जा, एक हम मान लेते हैं कि ये हमारा तार है, ये है तार, ठीक, ये तार है और ये कैसा है, ये आवेशित है टोटली। तो जब आवेशित तार है तो आवेशित तार के कारण, क्योंकि तार कैसा है, गोल है और कैसा है, ठोस है, तो उसके चारों तरफ बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक। तो ये कुछ इस प्रकार का शेप बनाएंगी, इसकी बल रेखाएं जो है एक बेलनाकार आकार में हो जाएंगी, इसकी जो बल रेखाएं हैं ये बेलनाकार आकार में हो जाएंगी। अब इसी में हम एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर मान लेते हैं, छोटा सा कोई पृष्ठ है जिस पर बिंदु P है, ठीक। ये हो गया हमारा dA वेक्टर। देखो सारी चीज़ें सब में वही चीज़ें कॉमन है, ठीक है, वही चीज़ें सब में जो है काम कर रही हैं। अच्छा, एक बात और आप लोगों को समझनी चाहिए, मतलब डाउट होना चाहिए कि ये यहाँ भी तो माना जा सकता है, यहाँ भी मान सकते हैं, ये इस पर, इसके ऊपर, लेकिन देखिए यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा बाहर की ओर होगा और इसका जो ई वेक्टर होगा इधर को होगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 एंगल, और हम जानते हैं कि जो ई ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता, मतलब कॉस कितना आ जाएगा, 90 एंगल, तो कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, 0, इसलिए हम कहाँ निकाल रहे हैं, इधर निकाल रहे हैं, ठीक, कहाँ पर, बिंदु पी पर, ओके। अब जब बिंदु पी पर हम ज्ञात करेंगे तो सारी चीजें सेम है, एकदम बहुत ही आसान, ध्यान से देखना है बस केवल। इसकी जो दूरी मान रहे हैं हम, इसको मान ले रहे हैं कितना है, स्मॉल आर, ओके, इसकी दूरी स्मॉल आर मान ले रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे पीछे किया गया था सेम ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट क्या है, सिग्मा ई इज सॉरी फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0, ये किसने कहा था, गॉस ने कहा था। और दूसरा क्या है, जो कि विद्युत फ्लक्स कहता है ई ए, ठीक। कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं क्योंकि थीटा पर थीटा 0 है तो खत्म हो जाएगा। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगा, तुम उसको ब्रॉड में कर सकते हो अपने मन से, ठीक। ये फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे, देन ई ए विल इक्वल टू Q/ε0, राइट। अब यहाँ पर ई की वैल्यू हमको पता ही करनी है, लेकिन जो ए की वैल्यू है ये क्या होता है, 2πr/L होता है। क्यों सर ऐसा किया, क्योंकि ए किसका है, बेलन का, और बेलन का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 2πr/L होता है कि नहीं होता है, होता है सर। तो Q/ε0 होगा, बिल्कुल होगा। अब हमको निकालना क्या है, ई का मान निकालना है, ई बराबर Q/ε0, और ये क्या हो जाएगा, गुणे में आ जाएगा नीचे, 2πr/L, राइट।
लेकिन एक चीज़ और मुझे बताइए, मुझे बताओ ये कि जो क्यू का मान है वो क्या है। मैंने कहा था ना अभी पीछे बताया कि जब आवेश रेखा के रूप में वितरित हो, सीधे वितरित हो, तो रेखीय आवेश वितरण होता है, जिसको क्या कहते हैं, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, राइट। मतलब क्यू की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना आएगा, लेमडा एल। ओके सर, लिख दो यहाँ पे, ई बराबर कितना हो गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्यू यहाँ आएगा ना, क्यू यहाँ आएगा क्योंकि देखो मैं लेमडा एल लिख दे रहा हूँ, और बटे में क्या आएगा इधर, आर इंटू एल। दिस एल विल कैंसिल, ई इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर। दिस इज योर फार्मूला। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है जब तक यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं बोलेंगे। तो अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ज़रा बताओ यहाँ 4 कब हुआ सर, जब नीचे 2 से गुणा किया गया, तो नीचे अगर 2 से गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा कर दो, 2 पाई/r। लो, बुक वाला फार्मूला आ गया। बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। बताइए कितना आसान लेसन था, इसको इतना ब्रॉड लेके चलते हैं कि गॉस थ्योरम इज वेरी टफ। व्हाट टफ क्वेश्चन है, इतने आसानी से हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ी। और ये भी मैंने देखा, मैंने क्या, आप सभी ने देखा कि इतनी चीज़ तो हर जगह कॉमन ही है, ठीक। आप इसको जब 1 या 2 बार देखेंगे ना पूरी वीडियो, आई श्योर कि पूरा गॉस थ्योरम आप पढ़ा सकते हैं, किसी को पढ़ा सकते हैं, खुद पढ़ने की बात छोड़ो, पढ़ा सकते हैं किसी को, ये गारंटी है मेरी, ठीक। तो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज 10 नंबर क्वेश्चन। धातु की पतली गोलीय कोष की त्रिज्या इतनी है, इस पर इतना आवेश है, तीव्रता ज्ञात कीजिए, भीतर कोष के बाहर कोष के केंद्र से इतने सेंटीमीटर। बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी मैंने पीछे क्वेश्चन बताया है कि गोलीय कोष अगर होगा, गोलीय कोष मतलब खोखला गोला, उसके अंदर एक गोला, और ठीक है, और ये बाहर गोला, और उसके केंद्र पर क्या होता है भाई, उसके भीतर, कोष के भीतर क्या होता है, कोष के भीतर तो सर जीरो होता है गोलीय कोष में, है ना, मैंने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जीरो होती है। तो निकालना क्या, पृष्ठफल निकालना है, पृष्ठफल अभी अभी मैंने बताया पीछे, और केंद्र से आर मीटर की दूरी पर, वही फार्मूला है, वही चुपचाप लगा लेना है। अभी मैं दिखा भी दे रहा हूँ, कहाँ गया, ये सेम ऐसा क्वेश्चन लगने वाला है आपका, ठीक है। तो कौन सा था, ये वाला 10 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। 11 नंबर, 4500 फ्लक्स रेखाएं हैं, किसी निश्चित आयतन के क्षेत्र के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस क्षेत्र से बाहर निकल रही हैं, तो उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है। मैंने बताया है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने शुरू में बताया है, बिल्कुल शुरुआत में, कि जब वैद्युत बल रेखाएं बाहर निकलेंगी तो धनात्मक और अंदर जाएंगी तो ऋणात्मक। तो ठीक है सर, मतलब टोटल फाई ई का मान कितना आएगा, एक तो प्लस में कौन है 2500, तो इसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक। और माइनस में कौन है, माइनस में है 4500, तो हम इसको लिख देंगे अंदर, 4500 हो गया। फाई ई का मान कितना आ गया, फाई ई का मान आ गया, व्हाट भाई, क्या आया, ठीक है। फाई ई का मान कितना आ गया, फाई ई का मान आ गया, इसको घटा देंगे हम, माइनस में घटाएंगे 2000 आएगा, ठीक, माइनस में 2000 आ जाएगा। बहुत ही आसान है, हमको निकालना क्या है, आवेश निकालना है। तो हमको पता है कि फाई ई इज इक्वल टू होता है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, गॉस बाबा ने कहा है। तो हमको क्यू का मान निकालना है, तो इसको ऐसे गुणा कर देंगे, क्यू बराबर हो जाएगा फाई ई और इनटू में एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज इक्वल टू, फाई ई का मान है -2000, ठीक है सर, और गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, पहले लेसन मैंने बताया है 8.85 इंटू 10⁻⁻19। आप लोग -12 होता है, ठीक। आप लोग से एक मेरी गुजारिश है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा तभी जाइएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जाइए नहीं, अभी और क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस खाली पहले फटाफट सब्सक्राइब कर दो चैनल, बैक जाके सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितनी भी क्लासेस हैं आपके अगर यूज़ में हैं तो उसको देखो, या फिर किसी के भी यूज़ में है तो उसको फटाक से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर,
इसमें कह रहे हैं एक समरूप विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना न्यूटन में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल इतने ये इतना है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो, समझा दे रहा हूँ मैं पहले, अच्छा क्वेश्चन है। ओके बच्चों, तो दिया गया है हमारे पास दो कंडीशन यहाँ पर, ठीक। E का मान कितना दिया है, 5 × 10⁻³ आई कैप का कोई मतलब ही नहीं है, YZ बोल रहा है, तल के समांतर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से आई कैप का मतलब नहीं, मतलब E का मान कितना हो गया, 5 × 10⁻³ किस में कह रहा है, न्यूटन पर कूलम में। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार समतल, तो 10 सेंटीमीटर भुजा है ना उसकी, मतलब कि साइड एक भुजा कितनी है, वर्गाकार है वो, तो भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे 10 × 10⁻² मीटर हो गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 10⁻1 आएगा। और जब भुजा का क्षेत्रफल, मतलब इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे ए का मान, तो ए का मान कितना आएगा, 10⁻2 1 का 10⁻2 1, ठीक है। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, तो लंबाई की 10⁻1 और 10⁻1 दोनों गुणा करेंगे 10⁻2 आ जाएगा, ठीक। ई का मान इतना इतना, कह रहे हैं कि तल के समांतर है, तो थीटा का मान कितना, थीटा विल बी इक्वल टू 0, ठीक, सिंपल सी बात है, थीटा विल बी इक्वल टू 0 मीन्स ई इज इक्वल, सॉरी फाई ई का मान पूछ रहे हैं, तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा लेना ही नहीं है, थीटा का मान 0 है, तो थीटा का मान मतलब कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाएगा, तो ई ए ले रहे हैं हम, फाई ई का मान कितना हो जाएगा, ई का मान कितना आएगा 5 × 10⁻³ और गुणे ए का मान कितना 10⁻2। चलो भाई इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आ जाएगा फटाक से आंसर, ठीक है। ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, फाई ई इज इक्वल टू कितना आएगा आप ही बता दीजिए, 5 × 10⁻, 5 × 10 आएगा 10⁻1, क्योंकि दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक। क्या होता है इसका मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। फाई का मात्रक, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक शुरू बताया मैंने। अगला क्या कह रहे हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री है, तो इसको तो आप लोग खुद लगाइएगा, फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, तो अब यहाँ पर थीटा का मान दिया जा रहा है, ठीक, तो इसलिए हम थीटा इसको ले ले रहे हैं। फाई ई बराबर ई का मान कितना 5 × 10⁻3 गुणे ए का मान कितना है 10⁻2 और थीटा का मान कितना है 30, तो कॉस 30 विल इक्वल टू कितना, √3/2 मान रख दो, 5 × 10 सॉल्व करोगे तो गुणे 1.73/2, ठीक। इसको सॉल्व करोगे लगभग 0.8 करके कुछ आएगा ये पूरा, ठीक है। तो 50 गुणे ये 0.2 8 16 2 6 12 86 करके आया, ठीक है। और 2 5 10 पूरा ही कर लो। अब इसको सॉल्व कर लेना, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका, दोनों आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है ए का मान इतना दिया जा रहा है, क्षेत्रफल इतना है, क्लास 11 में बहुत ज़्यादा पढ़े हो, खूब पढ़े हो मन लगा के, तो इसको सॉल्व कर लोगे, फाई ई का मान, ठीक। ये सदिश रूप में दिया गया है, तो खाली जे और जे गुणा होगा और बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो 8 × 24 आ जाएगा आराम से, ए × ए से लगाओगे तो, ठीक। अगला क्वेश्चन ब्लैंक, तो इसलिए यहाँ पे क्या, सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब करना है, ठीक, और सपोर्ट करना है हमारे साथ मिलके, और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ना है। खूब बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, खूब बढ़िया से अच्छी पढ़ाई कीजिए, ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें, और अच्छे मार्क्स तभी आएंगे जब अच्छी पढ़ाई करेंगे, सिंपल सी बात है। टाइम कम बचा है, तो जितना इम्पोर्टेंट है उन सब की मैं बात करूँगा। देख ले रहो कंडीशन क्या है, टाइम दिखा दे रहा हूँ आप लोग कितना बज रहा है, टाइम देखो 11:43 12 बज रहा है। इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, सपोर्ट कीजिए थोड़ा, क्या चाहिए मुझे, लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, शेयर कीजिए। शेयर तो इसलिए करना है कि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा पाएँ, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। तो अभी रात हो रही है मेरे लिए, तो अभी पढ़ना भी है खुद का, ठीक। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब मैं आऊँ लेके नई वीडियो तो आपको जानकारी मिल जाए।